आंदोलन को लेकर थी कि सवाल और सीधे जवाब होंगे मनोज बांबू से उर्फ मनोज पायलट। पायलट क्यों कहा जाता देखिए, कुछ से जैसे हम एक्टिविटी करते हैं तो कुछ ऐसी सेम एक्टिविटी हो जाती हैं और फिर हमारे अंदर मतलब कुछ सेम चीज़ें हैं। जैसे कुर्ते पजामे मैं पहनता हूँ तो उस टाइम और थोड़ा चश्मा लगाने का जो स्टाइल है और ये गमछा है, इस हिसाब से यहाँ पे देखने के बाद थोड़ा ऐसे मिलता जुलता है, इसलिए पायलट कहा जाता है। बाकी कोई विशेष कोई रीज़न नहीं है। मतलब पायलट साहब जैसी एक्टिविटी मेरे अंदर है, इसलिए वो पायलट कहते हैं। है? आपको धरने को 65 दिन है, आपके साथी हताश निराश और परेशान हैं। क्या कुछ आगे की रणनीति है? क्या कुछ मिला देखिए इतने दिनों में? देखिए, इतने दिनों में जिस तरीके से हम बात करें कि संघर्ष की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते और जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। जब हम यहाँ पे आके बैठे थे तो नर्सिंग भविष्य को बचाने के लिए बैठे थे। एक वॉलंटियर फोर्स तैयार की जा रही थी जिसके तहत राजस्थान के सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक या फिर जो भी नर्सिंग में अगर वॉलंटियर फोर्स बन जाती, कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लेकर पहले दिन से बनाने का प्रयास कर रही थी राजस्थान की सरकार। अगर वो वॉलंटियर फोर्स बन जाती तो हमारे भविष्य के साथ साथ हमारे आने वाली जो सीएचए या वो जो नर्सिंग की नस्लें हैं उनका भी भविष्य बर्बाद होता और हमारे सीएचए साथियों का भी भविष्य बर्बाद होता। क्योंकि ये वॉलंटियर फोर्स एक तरीके से होमगार्ड की सर्विस है और डिग्री धारियों के साथ इस तरीके का छलावा कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि वॉलंटियर फोर्स में होमगार्ड अगर 3 दिन की सरकार को जरूरत है तो ड्यूटी 3 दिन रहेगी, तो 27 दिन डिग्रीधारी क्या खाएगा, कहीं और जाके जॉब नहीं कर पाएगा उन 3 दिन के चक्कर में। तो इस तरीके से एक वॉलंटियर फोर्स बनाने की जो चर्चा थी उसको हमने इसने इतने दिन के संघर्ष के बाद उस पर विराम लगा दिया, उसको एक तरीके से बंद कर दिया और उस फाइल को ही क्लोज करके सरकार को भी ये बता दिया कि हम ये इस वॉलंटियर फोर्स को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वॉलंटियर फोर्स बनती है तो पूरे राजस्थान में सड़कों पर उतर के विरोध करेंगे। और अब आगे की चर्चा हो रही है, वॉलंटियर फोर्स से ऊपर उठ के सरकार सोच रही है तो वो इस आंदोलन की वजह से सोच रही है। 65 दिन में सीएचओ को क्या मिला? 65 दिन में सीएचए को ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले नर्सिंग भविष्य को भी एक ऐसे जंजाल से हमने मुक्त करवाया है जिसका नाम वॉलंटियर फोर्स था। और सीएचए को जहां तक मिलने की बात है तो सीएचए को जिस तरीके से इन्होंने मतलब कहा है कि अभी 8,000 ले लेंगे, 5,000 ले लेंगे, 18,000 ले लेंगे, तो हम इस तरीके की मांगों को हमारी मांग नहीं है। और एक ये बात जो हर बार कहते हैं, चाहे किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ, ब्यूरोक्रेसी के लोग ये चीज़ कहते हैं कि आप सीएम साहब से आपकी मुलाकात करवा देंगे और सीएम साहब से मुलाकात के बाद आपको धरना समाप्त करना पड़ेगा। तो हम उनसे कह देना चाहते हैं कि ना फिरौन की है ना मरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार पीछे हटना नामुमकिन है क्योंकि इस बार जंग हमारे वजूद की है। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सीएम साहब से मुलाकात के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संविदा कैडर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हम सीएम साहब से मुलाकात के बाद समाप्त नहीं करेंगे। इस लड़ाई को हम संविदा कैडर मिलने के बाद, नर्सिंग के भविष्य को, सीएचए के भविष्य को सुरक्षित होने के बाद इस लड़ाई को समाप्त करेंगे। यही हमारी इच्छा है। लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकारें चुनी गई वो होटलों में, आप अपने ही घर में बेघर की तरह बैठे हो। सरकारें कब तक सुनेगी? क्या इस तरीके से सुनेगी या फिर अगले चुनाव के अंदर आपका कुछ अलग रुख होगा? देखिए, जहां तक बात सरकार की है तो सरकार कोरोना काल में भी कैद थी और उस कैद को से अगर किसी ने मुक्त करवाया तो आज 65 दिन से बैठे हुए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मुक्त करवाया। और आज भी सरकार, जब हमारा धरना चल रहा है तो सरकार जाके उदयपुर में कैद हो गई है। पर हम यहाँ पे बैठ के अगर जयपुर में किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है, हेल्पलाइन नंबर के जरिए हम उपलब्ध करवाते हैं। तो सरकार से ज़्यादा हम सेवा देने का काम कर रहे हैं। और सरकार के कुछ लोग, कुछ मंत्री कहते हैं कि इन्हें टेम्परेरी बेस पे लिया गया था, तो वो भी ये न समझे कि वो परमानेंट है। सरकार तब तक सरकार है जब तक जनता को स्वीकार है। जिस दिन जनता ने मुंह मोड़ लिया और जनता की भावनाएं अगर किसी के साथ हैं तो कोरोना के अंदर किसी ने भी काम किया है, मन लगा के जिसने काम किया है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं। और कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ जनता की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। और जनता की भावनाएं जहाँ पे होती हैं वहाँ पे सरकारें बनना और बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। और दुआओं का जो काफिला है उसी की वजह से आप देख रहे हो कि एक सरकार जो हमारे साथ कुखाराघात कर रही है। पिछले 65 दिनों से हमारे को यहाँ पे कड़ी धूप में नीचे से जमीन तप रही है, ऊपर से आसमान तप रहा है, आंधियां आ रही है, बरसात आ रही है, फिर भी हम टिके हुए हैं। और इन
हालातों के अंदर हमें यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। यही कारण है कि सरकार की अस्थिरता नजर आ रही है। आने वाले चुनाव में इसका बदला कैसे लिया जाएगा, या फूल मालाएं पहनी जाएगी काम होने के बाद? देखिए, ये तो गहलोत जी के विवेक पे निर्भर करता है कि वो हमसे फूल माला चाहते हैं या हमारे से नारा लगवाना चाहते हैं या जयकारा लगवाना चाहते हैं। फूल माला चाहते हैं या फिर हमारा विरोध झेल के वो सरकार से बेदखल होना चाहते हैं। ये पाले में गेंद उनके है, हमारे पाले में सिर्फ ये है कि हमें अगर वो संविदा कैडर देते हैं, हमें अगर वो रोजी रोटी नौकरी देते हैं, तो हमारी सरकार वही होगी जो हमें नौकरी देगी। हम किसी पार्टी के नहीं है, हम किसी भी नेता के बलबूते पे यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। अपने माँ बाप की जो खरी कमाई है, जो अपने माँ बाप ने खून पसीने से कमाया है, उसके दम पे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। उसी से हमारा खर्चा चल रहा है। हर दिन एक जिला खाने की व्यवस्था करता है। जिले का मतलब है जिले के पैसा कहाँ से आ रहा है? बड़ा सवाल भी आ रहा है कि कई राजनीतिक पार्टियों के लोग भी कह रहे हैं कि पैसा है, कई पार्टियों से आ रहा है। हकीकत क्या है? देखिए, पार्टियों का कोई भी पैसा नहीं है। पैसा आ रहा है वो हमारे माता पिताओं की खून पसीने की कमाई का पैसा आ रहा है। जो हमने या अशोक जी गहलोत ने हमने काम किया, अशोक जी गहलोत ने 103 करोड़ का बजट पास किया, वही पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। 103 करोड़ का बजट अशोक जी गहलोत ने जो दिया, वो मतलब एक तरीके से अशोक जी गहलोत ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार, जो राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, उसको फाइनेंस कर रही है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे जो भी पैसा आ रहा है वो हमारे घर से आ रहा है, और इतना पैसे की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा टेंट हमने खरीद लिया है, हमारे मेट हमने खरीद लिए हैं, हमारा स्पीकर हमने खरीद लिया है। रोज की खाने की व्यवस्था प्रत्येक जिला एक दिन करता है। हम प्रत्येक जिले में 700 से 800 कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं। अगर हम 50-50 रुपए भी करें तो एक दिन की व्यवस्था खाने की अच्छी तरह से हो जाती है। आप में नेताओं वाले सभी गुण हैं, बोलने में आप बहुत प्रखर हो, भीड़ को प्रभावित कर लेते हो। उससे पहले आप एनयूसी के महासचिव भी रह चुके हो। क्या आप चुनाव लड़ेंगे विधायक का? देखिए, जहां तक बात विधायक के चुनाव की है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ही से ये पूछना चाहता हूं कि आज तक कोई ऐसा आंदोलन कर्मचारियों का या युवाओं का कोई ऐसा आंदोलन हुआ है राजस्थान के इतिहास में? पिछले 75-76 साल का आप इतिहास पढ़ सकते हो कि कोई भी ऐसा, ये तो सरकार का एक एजेंडा है कि अगर कोई आगे आके बोलता है तो उससे लोगों को तोड़ने के लिए, उसके भावना के साथ लोग नहीं जुड़े, इसके लिए उसको विधायक बना के छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे कह देते हैं कि ये तो नेतागिरी कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पे कोई भी नेतागिरी नहीं हो रही है। पिछले जितने भी आंदोलन हुए 75 साल में, कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं है जिससे विधायक निकला हो, जिस कर्मचारी आंदोलन से कोई नेता निकला हो, जिसने आगे जाके प्रदेश की, देश की राजनीति को प्रभावित किया हो। तो इस तरीके के आरोप लगाना सरकार की तरफ से गलत है। और जो भी जिनके अंदर भी यह भावना है कि आगे जाके चुनाव लड़ेंगे, जहां तक बात प्रदेश महासचिव की है, तो वो उस टाइम जब मैं छात्र जीवन में था, तब उस टाइम मैंने NSUI ज्वाइन किया, और मेरे जो दोस्त थे अभिमन्यु पूनिया, वो प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके बाद मैंने प्रदेश महासचिव के पद पे रहा, पर उस दौरान मैंने वहां पे जो भी मैटर हुआ पायलट साहब का, उसमें इस्तीफा दिया था। उसके बाद मैं राजनीति से किसी तरह से कनेक्टिविटी नहीं रखता था और राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाए हुए था, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां लोगों का इस्तेमाल करती हैं, लोगों को यूज करके फेंक देती हैं, तो इस तरीके से हम राजस्थान के युवा ये नहीं चाहते, हिंदुस्तान के युवा ये नहीं चाहते कि हम किसी पार्टी के नाम पे, युवाओं के नाम पे यूज होते रहें। क्योंकि आज जो युवा है वो आने वाले टाइम में बूढ़ा भी होगा, आने वाले टाइम में मतलब एक ऐसी परिस्थिति में भी आएगा जब उसके सामने दो ऑप्शन खड़े हो जाएंगे कि हम रोजगार में जाएं या अपराध में जाएं। और अशोक जी गहलोत ने खुद कहा है कि केंद्र की सरकार है वो बेरोजगारी फैला रही है, और बेरोजगारी के बाद लोग अपराधी बन जाते हैं बेरोजगारी की वजह से। तो मैं अशोक जी गहलोत से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को पहले रोजगार दिया, 10 महीने काम करवा के, अब आपने निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया, तो क्या आप 28,000 परिवारों को, 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अपराधी बनाना चाहते हैं? इस तरीके से अगर कोई बयान देता है मुख्यमंत्री, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य के व्यवस्था को, राज्य के युवाओं को संतुष्ट करके ऐसे बयान दे। तो अगर वो इस बयान पे चिंतन करना चाहते हैं, अगर वो इस बयान पे सोचना विचारना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नौकरी दीजिए। हम किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करेंगे, और जिस तरीके से कोई आरोप लगा रहा है, तो हम लिखित में शपथ पत्र दे सकते हैं। भविष्य में कोई भी इतना बता दीजिए, आप चुनाव लड़ेंगे हाँ या ना? देखिए, जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव लड़ने का मेरा ऐसा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है। राजनीति में मेरी कोई ऐसी महासचिव रवि, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, वो एक टाइम छात्र जीवन का था। इस समय मैंने
कॉलेज के टाइम में और आपने हाँ भी नहीं था, मना भी नहीं किया, मतलब राजनीति के भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, ये समझ लें। नहीं, राजनीति आदमी के व्यक्ति के भविष्य में क्या होता है वो कोई नहीं बता सकता, कल क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता। पर मैं ये जरूर ये यहाँ से कह सकता हूँ कि इस जहाँ भी जाऊँगा मैं नौकरी के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, नौकरी के लिए पसीना बहा रहा हूँ। 7,000 नौकरी की 900 की नौकरी करने वाला व्यक्ति कैसे एक चुनाव लड़ सकता है? तो इस तरीके की सिचुएशन के बारे में अभी मेरे पास कोई विचार भी नहीं आ रहा है। इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? भविष्य में मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, भविष्य की जहां तक बात है तो भविष्य में अगर क्या होता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना कोई गलत बात भी नहीं है। देखिए राजनीति आज के समय में अगर देखें तो अगर देखिए, हाँ या ना में एक बार जवाब दीजिए, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या नहीं? नहीं, मेरी जहां तक मेरी बात सुनिए, मेरा मानना यही है, आप ही की सुन रहा हूँ। मैं इस आंदोलन में बैठा हूं। जी बिल्कुल। इस आंदोलन के नाम पे अगर भविष्य में कहीं भी जाके कुछ भी मेरे भविष्य में मैं क्या करता हूं ये मतलब आपको मैं चाहता हूँ आप युवा हो, युवाओं की आवाज भी है, आप मुखर हो, अच्छे बोलते हो, लोगों को जोड़ सकते हो, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। देखिए, देखिए जहां तक इस आंदोलन की जब बात तक है, युवा आगे नहीं आएगा, राजस्थान की राजनीति में सुधार भी नहीं होगा। देखिए युवा आगे आएंगे, पर आज की राजनीति है ना, वो एक समय 1975 में कुमाराम जी आर्य ने कहा था कि आज से 30 साल बाद में राजनीति करोड़पतियों की नहीं होगी, खरबपतियों की हो जाएगी। और हम किसान परिवार से निकले हुए बच्चे हैं, तो हम कहाँ से राजनीति करते हैं और कर सकते हैं? हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहे, उस समय एक पार्टी से जुड़ गए, आपकी यूनिवर्सिटी के कई साथी आज विधायक बन चुके हैं, वो तो बन चुके हैं, वो तो आप उनका भी बन सकते हैं। देखिए उनमें और मेरे में बहुत, कांग्रेस के कितने महासचिव अनिश्चित के बताते जो वर्तमान में विधायक है? देखिए इस तरीके से नेशनल डेलीगेट भी विधायक हैं, पर बहुत से देखिए एक आदमी सफल होता है उसके पीछे 100 आदमी असफल भी होते हैं। तो इस तरीके से मतलब ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है मेरी अभी कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, शपथ पत्र लिख के दे सकता हूँ, जब भी कुछ भी मैं जीवन में कुछ भी करूँगा, पॉलिटिक्स ही नहीं, कोई भी समाज सेवा का कोई भी कार्य अगर आगे मैं करता हूँ, तो इस आंदोलन के नाम पे मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये आंदोलन सिर्फ संविदा केडर का है, 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों के भविष्य का है। ये राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये मेरी राजनीति या मेरे राजनीतिक भविष्य को तय नहीं करेगा, और ना ही मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता हूँ। इस आंदोलन से कुछ ऐसा लेना चाहता हूँ जो मेरे राजनीतिक भविष्य में काम आए। अगर आगे कुछ करना है तो जिस तरीके से आप पूछ रहे हो कि राजनीति करोगे, आगे जाके कौन क्या कर लेता है। श्री राम को भी नहीं पता था कि वनवास काटना पड़ेगा, और अर्जुन को भी नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो भाई से लड़वाने में सफल हो जाएंगे। और ये कहा जाता है कि जब अर्जुन अंतिम बार जब वो जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए, तो उनसे सारी शक्तियां छीन ली गई थी। तो कब किसकी शक्तियां कहाँ छीन जाए ये पता नहीं चलता। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। आज के समय में भारत के लोगों को मैं तो कहता हूँ राजनीति में पूरी रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि आज की अगर देश की नीति है तो वो राजनीति निर्धारित करती है। आप सचिन पायलट के इतने करीबी हो, क्या उनके आप उनसे कोई ट्वीट करवा पाए, आप समर्थन करवा पाए? देखिए जहां तक करीबी की बात है, तो मैं इस आंदोलन को लेके जितनी भी मुलाकात की है, मैंने कभी उनके करीबी बन के मुलाकात नहीं की। मैंने एक कोविड स्वास्थ्य सहायक बन के बात की है। जब भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों के मुद्दे को लेके मिला हूं, कोविड स्वास्थ्य सहायकों, क्या बयान था? उनका बयान यही था कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और आला कमान से इनको अवगत कराऊंगा, आला कमान को अवगत कराऊंगा इस मुद्दे के बारे में। ये राजस्थान मतलब कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए नहीं, राजस्थान की सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके शब्द थे कि ये लोकल को प्रायोरिटी देके लगाया गया है। मतलब जिस गांव में आप रहते हो वहां आपकी ड्यूटी है। तो इस तरीके से ड्यूटी से हटने के बाद लोगों में विरोध बहुत ज्यादा होता है। और आपने उस समय में काम किया है जब कोरोना जैसी भीषण आपदा हुई थी और मल्टीपर्पज वर्कर लगाए थे 1986 में, ये उनके शब्द थे, मल्टीपर्पज लगाए गए थे, उनको भी स्थायी किया गया था। तो ये विश्वव्यापी एक महामारी है, तो इसमें कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए और ये मैं प्रयास करूंगा। एक बड़ा सवाल ये, आप एनएसयू से पहले जुड़े हुए हो, राजस्थान में 3 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे, राजस्थान का एक भी व्यक्ति इसमें नहीं है, स्थान नहीं है, क्या ये अच्छी बात है? या राजस्थान में फिर राज्यसभा का कोई उम्मीदवार है ही नहीं, इसलिए ऊपर से आकाओं से भेज रहे हैं? देखिए अभी मैं सीएचए के मुद्दे पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा उस जिस पार्टी से आप बात कर रहे हो उसकी क्या रीति नीति रही है
वो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस आंदोलन में बैठा हूँ, मैं अपनी रोज़ी-रोटी के लिए बैठा हूँ, मैं अपनी नौकरी के लिए बैठा हूँ। 28,000 जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, उनके भविष्य को लेके जो यहाँ पे पिछले 65 दिन से लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको लेके बैठा हूँ। और आप जो आवाज़ उठा रहे हो, आप जो हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हो, आपके लिए भी कहूँगा कि मतलब जितनी मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए, उतनी मीडिया मतलब आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। तो आप लोग हमारी इतनी आवाज़ उठा रहे हो, आपके लिए यही कहूँगा कि आपको कोई ज़ालिम का कर्ज़दार नहीं लिख सकता, कम से कम आपको कोई लाचार नहीं लिख सकता। जान हथेली पर लेके जो बोल रहे हो आप सच, ये देश का अखबार नहीं लिख सकता। तो इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जो मुख्य प्रॉब्लम है, वो यही है कि मीडिया को, अखबार को ये लोगों तक संदेश पहुँचाना चाहिए, क्योंकि हम ट्विटर के माध्यम से या आप जैसे चैनल हैं, उनके माध्यम से आवाज़ पहुँचाते हैं। पर अगर मीडिया भी इसमें सहयोग करे, मीडिया भी इस मुद्दे को उठाए कि जो शहीद स्मारक पे है, ये एक आज़ादी की लड़ाई चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कोविड स्वास्थ्य सहायक जो बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, 2-2 महीने के बच्चे को लेके बैठी हैं और कहते हैं आज़ादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई पीठ पे बाँध के बच्चा लड़ी थी। वो तो पहले की बातें हैं। यहाँ पे लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई हैं, अपने बच्चे भाइयों-बहनों के साथ अपने मतलब खाने की व्यवस्था में सब तरीके का सहयोग कर रही हैं। तो ये लड़ाई भी किसी आज़ादी से कम नहीं है। यहाँ भी हमारे मुस्लिम भाई अशफाक उल्लाह खान की भूमिका में बैठे हुए हैं, हिंदू भाई चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका में बैठे हुए हैं और सिख भाई शहीद भगत सिंह की भूमिका में बैठे हुए हैं। तो उनके अंदर भी वो रवानी का खून दौड़ रहा है, वो जवानी दौड़ रही है। और कहा जाता है कि जो जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर ज़माना चलता है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ नहीं हुआ, तो जवानी का रुख है वो यहाँ से शहीद स्मारक की जो जो तपती हुई भूमि है, वो निर्धारित करेगी कि जवानी एक किस तरफ अंतिम चलेगी। सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार है, वो संवेदनशील है या नहीं? 2 महिलाएँ, कई महिलाएँ हैं जो 2-2 3-3 साल के बच्चों को लेकर यहाँ बैठी हैं। जेल में आपके साथी गए, थानों में गए, धक्का-मुक्की हुई, आपके ऊपर आरोप भी कई प्रकार के लगे हैं। संवेदनशील मुख्यमंत्री है? देखिए, जहाँ तक बात संवेदनशीलता की है, तो संवेदनशील कोविड स्वास्थ्य सहायक संवेदनशील ज़रूर है। मुख्यमंत्री कतई संवेदनशील नहीं है, क्योंकि कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कोरोना के अंदर इतना अच्छा कार्य किया, उसके बाद आज तक के इतिहास में फल क्या मिला? 65 दिन धरने पे बैठे, सरकारी होटलों में मिल कुछ नहीं रहा है अभी तक। देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पे 65 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और इतिहास के अंदर ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें मुख्यमंत्री के जन्मदिन पे हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है कि कोविड स्वास्थ्य सहायक जहाँ भी जयपुर में कहीं भी किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होगी, कोविड स्वास्थ्य सहायक उपलब्ध करवाएंगे। और यहाँ शहीद स्मारक के इतिहास का भी एक सुनहरा आंदोलन है, जिसमें मतलब पहले 10-15 दिन तक हमें पूरी उम्मीद थी कि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, पर जिस तरीके की हमारे साथ घटनाएँ होने लगी, आंधियाँ आई, बरसात आई, उसमें भी मतलब प्रशासन ने हमारे पे दबाव के अलावा कुछ नहीं बनाया। सहयोग किसी भी तरीके का सहयोग नहीं किया। हमने कहा पार्किंग में जाके हम थोड़ा-सा सर ढक लें, हमारी बहनें रह जाएँ, तो प्रशासन ने हमें वहाँ से भी निकाल दिया। हम पूरी रात भर यहाँ भीगते रहे और मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से हम भीग गए। दूसरे दिन हमारे बहनों की, भाइयों की तबीयत खराब हुई। हमारे जो भी भाई भूख हड़ताल पे बैठे थे, देव भाई, रवि भाई, कपिल भाई, इंसाफ भाई और सुनीता बहन भी हमारी बैठी थी, गौरव भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, सभी हॉस्पिटल चले गए। सरकार का कोई भी व्यक्ति शुद्ध लेने के लिए नहीं आया और हमारे 2 भाइयों की इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी कि उनका शुगर लेवल डाउन आ गया था, ब्रेन में मतलब उनके ब्रेन डाउन हो गया था। तो इस तरीके की सिचुएशन के बावजूद भी सरकार का कोई भी व्यक्ति शुद्ध लेने नहीं आया। तो संवेदनशीलता के नाम से छलावा के अलावा कुछ भी नहीं है और ये एक संवेदनशीलता के नाम पे संवेदनशील शब्द की हत्या कर दी गई है। ये कहना था मनोज बांबू उर्फ मनोज पायलट का। संवेदनशील के नाम पर हत्या हो चुकी, क्योंकि लाशों पर राजनीति करना सरकारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। वर्तमान इन्होंने कोविड स्वास्थ्य सहायक जो CH है, इन्होंने अपने एक साथी को भी खो दिया है। उसके बाद में भी सरकार होटलों में, सरकार केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, चुनाव के समय में बड़े बड़े इनके लिए प्रपोजल जरूर लेके आएंगे और उन्हीं प्रपोजल में ये वापस धस जाएंगे, इनकी मांगे मान लेंगे, वोट दे देंगे। 10 से 15 दिन का जो खेल होगा चुनावों का, माई बाप हाथ जोड़ेंगे, नतमस्तक करेंगे, वोट लेने के बाद इनके दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये वास्तविक राजनीति है। जब तक युवा स्वयं आगे आकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि राजस्थान और भारत में कुछ हो सकता है। खास रिपोर्ट कुलदीप चारण के साथ, शहीद स्मारक, जयपुर।